गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गिजू भाई पढ़ा। आज हम गिजू भाई को एक नए रूप में पढ़ेंगे, शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में गिजू भाई। अगर आप ये देखो, जैसे हम लोगों ने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो हम लोगों ने ये कहा था कि ये गिजू भाई का बेशक उतना ज़्यादा नाम आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन इन्होंने वास्तविकता के धरातल पर बहुत सारे कार्य किया है। और इन्होंने केवल शिक्षा के सिद्धांत भर नहीं दिए हैं, बल्कि उन सिद्धांतों को अपने शिक्षण में या अपना जो भी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हमने कहा, इन्होंने बहुत सारी बाल पोथियों का निर्माण किया गुजराती में और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो जाहिर सी बात है, आज हम इनको एक नए रूप में देखेंगे, शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में गिजू भाई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने, जैसा कि पहले भी कहा था, कि विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि छात्र विद्यालय आने में आत्मसुख का अनुभव करे और विद्यालय में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना चाहे। और उन्होंने कहा कि बाल मंदिर में बच्चों को पढ़ने लिखने, काम करने, खेलने, बागवानी करने, नाचने गाने, अभिनय करने, कहानी कहने, आनंद मनाने और दृश्यों का अवलोकन करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब ये सारी क्रियाएं अगर आप देखो तो सारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात कर रही हैं और इन कार्यों में बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है। जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा कि इन्होंने लगभग 600 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया तथा उन्हें शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान कराकर अपने शिक्षण में अमल करने का निर्देश दिया। इन्होंने 600 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया था और उन्हें शिक्षा सिद्धांतों से प्रशिक्षित करके उन्हें अपने शिक्षण में लागू करने की बात कही थी। तो इन्होंने, इनके जो कुछ सिद्धांत हैं वो हम लोग देखते हैं कि वो दरअसल किस टाइप के सिद्धांत हैं। जिसमें सबसे पहला आता है, विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति उसके रोल नंबर से ना होकर उसके नाम से होनी चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी ये बात लग रही है, छोटी, लेकिन है ये बड़ी बात। जाहिर सी बात है, जब हम बच्चे को रोल नंबर से पुकारते हैं तो जो शिक्षक और छात्र का संबंध होता है उसमें जो आत्मीयता होती है वो नहीं आ पाती। जब हम बालक को हम उसके नाम से पुकारते हैं तो एक तरह की बॉन्डिंग बनती है, जहाँ हम उसके नाम से पुकार रहे हैं उसे, ना कि किसी नंबर से। तो जाहिर सी बात है, ये देखने में छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। तो शिक्षकों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो जब भी बालक को मतलब अटेंडेंस लें या कुछ भी ऐसा, तो रोल नंबर से उसको नहीं उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, बल्कि उसकी उपस्थिति नाम से होनी चाहिए। नाम से होगी तो जाहिर सी एक उसका एक और भी फ़ायदा होता है। जब हम रोल नंबर से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करते हैं तो आमतौर पे हमें रोल नंबर हो सकता है हमें याद रहें, उसके नाम न याद रहें। जबकि हमें किसी भी व्यक्ति से अगर आदमी संबंध बनाने हैं तो हमें उसका नाम तो याद ही होना चाहिए। तो इसी तरह से शिक्षक और छात्र का जो बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमें उसको रोल नंबर से नहीं, उसकी उपस्थिति लगानी चाहिए, बल्कि उसके नाम से उपस्थिति लगानी चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों का आदर करें और उसे निडर बनाने का प्रयास करें। तो जाहिर सी बात है, जब अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि बालक एक फ्यूचर में एक सर्वगुण संपन्न या ऑलराउंड डेवलपमेंट हो उसका और वो एक अच्छा नागरिक बने, तो जाहिर सी बात है हमें अभी से आदर देना सीखना होगा। अगर हम उसे अभी से आदर देंगे तो वो जो प्राप्त करेगा वही दूसरों को देगा। तो जब हम उसे आदर देंगे तो वो दूसरों को भी आदर देगा और यही गुण उसके अंदर विकसित होगा। और उसे निडर बनाने का प्रयास करें, मतलब उसको किसी भी तरह का भय दिखाने का प्रयास न करें, बल्कि उसे निडर बनाने का प्रयास करें। यही बात आपने इसके पूर्व जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी, विवेकानंद जब पढ़ा था तो विवेकानंद जी का जो शिक्षा दर्शन पढ़ा था, तो उसमें भी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो ऐसी हो कि जो बालक में शेर सा साहस पैदा करे, यानी वो निडर बने, ताकि वो अपनी हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करे। अगर हम अभी से उसे डरपोक बनाएंगे, विभिन्न चीज़ों से डराएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक तरह का भय का माहौल बनेगा, तो वो उसके लिए फ्यूचर के लिए उसके सही नहीं है। फिर इसके बाद है, बच्चों के साथ कहानी सुनाएं, समूह गान द्वारा बच्चे को गाना सिखाएं। अब अगर आप ये देखो तो इन्होंने जब हम शिक्षण विधियों की बात कर रहे थे, शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे थे, तो उसमें इन्होंने कहानी विधि का प्रयोग किया था और इन्होंने कहा कि कहानी सुने और सुनाएं। यहाँ पर दो बातें हैं, सुने और सुनाएं।
मतलब पहले तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए। जब कहानी वो सुनाएंगे तो छात्र की कल्पना शक्ति विकसित होगी और वो भी कहानी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने छोटे बच्चों को अपने घरों में या पास पड़ोस के बच्चों को अगर आपने देखा होगा, तो जब बच्चे आपस में होते हैं तो आपस में बातें करते हैं तो उनकी बातों में बड़ी काल्पनिकता होती है। अगर वो कहानी भी आपस में सुना रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनकी कहानी में वो राजा रानी से कहानी शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसमें उनको जो कुछ नज़र आता जाएगा, ये फैन नज़र आएगा, खिड़की नज़र आएगी, ये पर्दे नज़र आएंगे, जो कुछ भी नज़र आएगा वो सब उसकी कहानी में सम्मिलित होते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी से चूँकि कल्पना शक्ति का विकास होता है और कल्पना शक्ति एक तरह से मानसिक विकास के लिए आवश्यक तत्व है, तो जाहिर सी बात है जब हम कहानी बच्चों को सुनाते हैं और उनसे भी सुनते हैं, उनसे इसलिए सुनते हैं ताकि उनके एक तो उनमें आत्माभिव्यक्ति के अवसर उन्हें प्राप्त हों, उन्हें अपनी बात सही ढंग से प्रेजेंट करने का कौशल विकसित हो और उनके अंदर जो डर और झिझक की भावना है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। तो जाहिर सी बात है इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चों से कहानी सुने और सुनाएं और समूह गान द्वारा बच्चे को गाना सिखाएं। अब अगर आप ये देखो, आपने ये ध्यान दिया होगा, इन्होंने कहा समूह गान द्वारा बच्चे को गाना सिखाएं, अकेले में नहीं, समूह। किस लिए? जब हम समूह में गाते हैं तो हमारी बहुत सारी कमियां छिप जाती हैं। जैसे कोई बच्चा ऐसा हो जो बहुत लज्जालु प्रकृति का है या उसको बहुत मतलब संकोच लगता है या उसमें आत्मविश्वास की कमी है या हो सकता है उसकी आवाज़ उसको लगता है कि उसकी आवाज़ सही नहीं है, वो सही से गा नहीं पाएगा, आत्मविश्वास की कमी है उसमें, तो वो अकेले गाने में उसमें उसके अंदर एक तरह का कहीं ना कहीं संकोच रहेगा या डर रहेगा। लेकिन जब समूह में बालक गाएगा तो उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और उसकी जो उसको लगता है कि उसके अंदर कमी है वो छिप जाएगी और इस तरह से धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास का भाव जागृत होगा और फिर वो अकेले में भी अकेले भी वो गाना गा सकता है। तो पहले हमें बालकों के अंदर आत्मविश्वास विकसित करना है समूह गान द्वारा। और उसका एक और फ़ायदा है, समूह गान द्वारा कहीं ना कहीं एक तरह से बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, समूह में मिलजुल कर कार्य करने की भावना का भी विकास होता है। फिर इसके बाद है बच्चों को आसपास के नदी, झरनों, झील, पहाड़, जंगल, चिड़ियाघर ले जाएं। ये इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि इससे बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष विधि की इन्होंने बात कही थी, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा इससे बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव होगा। जैसे हम बालकों को अगर मौखिक रूप से अगर कोई बात बताते हैं तो अगर उन्होंने उस चीज़ को देखा नहीं है तो उसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं होगा। लेकिन हम अगर उनको इन स्थानों पर लेके जाएंगे तो वास्तविक अनुभव उन्हें प्राप्त होंगे और इससे संबंधित जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा वो स्थायी होगा, उस ज्ञान का वो अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। फिर है ग्लोब के खेल द्वारा भूगोल सिखाएं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को भूगोल समझने में दिक्कत होती है तो उन्हें ग्लोब के माध्यम से भूगोल सिखाएं। खेल खेल में उन्हें व्याकरण और भाषा का ज्ञान कराएं। तो अगर आप ये देखो तो व्याकरण और भाषा का ज्ञान खेल खेल में विभिन्न तरह के खेलों का निर्माण करें और उसमें व्याकरण और भाषा का ज्ञान कराएं। जैसे अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे आपको यूट्यूब में भी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें विभिन्न खेलों के माध्यम से टीचर्स व्याकरण और भाषा का ज्ञान कराते हैं। इसके अलावा कभी कभी नाटक खेलें और बच्चों से अभिनय कराएं। ये जो एक जब शिक्षण विधियों की बात कर रहे थे तो वहाँ पर नाट्य प्रयोग विधि भी आई थी, तो इन्होंने कहा कि कभी कभी नाटक खेलें और बच्चों से अभिनय कराएं। बच्चों के साथ मिलके हमें नाटक खेलना चाहिए, जिससे क्या होगा, शिक्षक और छात्र के मध्य एक जो दूरी एक तरह की होती है वो कहीं ना कहीं कम होगी, मतलब जो एक तरह की झिझक होती है वो कम होगी। दूसरी बात यह है कि इससे बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होंगे और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी नाटक खेला जाएगा तो उससे संबंधित जो ज्ञान होगा वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नाटक वगैरह में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है और दूसरी उनकी छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल के आ पाएगी। इसके अलावा अगला जो उन्होंने कहा, शिक्षकों से ये अपेक्षा की कि बच्चों को कभी भी शारीरिक दंड न दें। ये बात अधिकांश शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि बालकों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अपरिहार्य जब बहुत ऐसी स्थिति हो जाए कि जब मतलब बिना दंड दिए बात बने ही ना,
तभी थोड़ा बहुत शारीरिक दंड देना चाहिए, वरना बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक बहुत ही आत्मिक रिश्ता होता है। और जब हम शारीरिक दंड देते हैं तो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो ना तो शिक्षक के लिए सही होती है ना छात्र के लिए। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि बालक को शारीरिक दंड ना दें। एक बात आप ये देखिए, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि बालक जब भी छुट्टी में घर जाए तो उसको प्रसन्न मुद्रा में शिक्षक अगले दिन पुनः खेलने की बात करें। जब आपने इस बात पर गौर किया कि इन्होंने कहा कि जब छुट्टी का टाइम हो तो जो शिक्षक हो प्रसन्न मुद्रा में उनसे अगले दिन पुनः खेलने की बात करें। जब शिक्षक ये कार्य करेगा तो उससे क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे के अंदर एक तरह की जिज्ञासा होगी कि आज जो हमने खेल खेले हैं इससे हटके कल कुछ नया खेल होगा। तो पहली बात तो उसको ये होगा कि जैसे विद्यालय में एक भय का माहौल होता है, तो इस भय से के माहौल से वो दूर होगा। उसको ये लगेगा कि हाँ नहीं, मुझे कल फिर से विद्यालय आना है, कल फिर हमें कोई ना कोई खेल खिलाया जाएगा। और उसके अंदर एक जिज्ञासा भी होगी, पता नहीं कौन सा नया खेल हम लोग खेलेंगे और सीखेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे आमतौर पे विद्यालयों से दूर भागते हैं या स्कूल बंक करते हैं, तो आप ये देखो कि ऐसे बच्चे भी विद्यालय रेगुलर आएंगे और वो शिक्षण कार्य में सहयोग करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इसकी शिक्षण कार्य के बाद कोई ना कोई खेल अवश्य हमें खिलाया जाएगा जिसमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। फिर इसके बाद है बच्चे को स्वयं नया खेल खोजने दें और खेलने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि नियमों के आधार पर हम बच्चों को खेलने देते हैं, जैसे पहले से चला रहा है वो खेल और उसी तरह से उसको खेलने देते हैं। और अगर कुछ बच्चे अगर उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो हम उन्हें टोक देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप होने देना चाहिए। अगर वो कोई नया खेल खोजते हैं या उसमें कुछ नया कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें, क्योंकि इससे उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। इसके अलावा बच्चों को जो भी बच्चे जो भी चित्र रेखा चित्र बनाएं, कहानी सुनाएं, काल्पनिक घटनाएं सुनाएं, तुकबंदी सुनाएं, इनकी प्रशंसा कीजिए और उनके सृजन को प्रोत्साहित कीजिए। ये मैंने जो अभी बताया मैंने कि जैसे कि कोई चित्र बनाते हैं या रेखा चित्र बनाते हैं, कई बार बच्चे ऐसे चित्र बनाते हैं जो मतलब काल्पनिकता से भरे होते हैं, या कोई ऐसी कहानी सुनाते हैं या कोई ऐसी काल्पनिक घटनाएं सुनाते हैं या कोई तुकबंदी सुनाते हैं। तो हमें उनको टोकना नहीं चाहिए या उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जब हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो इससे उनमें एक तरह का प्रोत्साहन का भाव विकसित होगा और उनकी ये क्रिएटिविटी और उभर के सामने आएगी। आप जानते हो कि जितने भी बड़े वैज्ञानिक वगैरह होते हैं तो वो सब क्या हैं, वो सब ऐसी ही उलझुल हरकतें बचपन में करते हैं और तब सबको लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी की हरकत कर रहा है, लेकिन वो दरअसल वो क्रिएटिव होता है बच्चा और वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता और करता है। तो जाहिर सी बात है यही बच्चे आगे चलकर समाज को नई दिशा देंगे। तो जाहिर सी बात है हमें बच्चों का जो सृजन है या क्रिएटिविटी है उसको प्रोत्साहित करना है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने गिजू भाई भी पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि गिजू भाई आपको समझ में आ गए होंगे। ख़ास तौर से इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो इसी रूप में है, यानी शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में। बाकी सिद्धांत तो सभी शिक्षा शास्त्री देते हैं, लेकिन इन्होंने 600 शिक्षकों को प्रशिक्षित करके कुछ शिक्षण सिद्धांत दिए और उसमें उनको प्रशिक्षित किया। तो जाहिर सी बात है इन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको गिजू भाई समझ में आ गए होंगे। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।